हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा था। सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको अगर ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना आता है तो फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहा जाता है, और फिर स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो था हमारा कि दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना था, तो वो हम लोगों ने किया था। अब आगे जो भी क्वेश्चन है इसके ऊपर बने हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, इन सब में जब तक आप ट्रूथ टेबल सही नहीं निकालते हो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या पूछा है आपको ये बोला गया है कि ट्रूथ टेबल का यूज करके लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कीजिए। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है आपको पता है? दो स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकल इक्विवेलेंट कब कहा जाता है? जब आप दोनों स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे और दोनों स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल के अंदर के लास्ट कॉलम की एंट्री अगर सेम आती है तो वो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ऐसा हम लोग कहते हैं। सही है। चलिए, तो फिर 10 इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, तो जिससे आप ऊपर के सारे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर लास्ट में अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सो 10th वाला जो दिया है, 10th वाले के अंदर क्या करना है बेटा, हमें स्टेटमेंट पैटर्न क्या दिया है, निगेशन ऑफ P if and only if Q is logically equivalent to P and negation Q और Q and negation P। अब आपको क्या प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट पैटर्न से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रूथ टेबल निकालना पड़ेगा, और ध्यान रखना है एक ही ट्रूथ टेबल में आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू का कॉलम मिलेगा और इस स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यू का कॉलम मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या सोचना है, सबसे पहले तो देखिए, ऑब्वियसली जब भी दो स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यू के बारे में लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा एक स्टेटमेंट पैटर्न में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और दूसरे स्टेटमेंट पैटर्न में 2 स्टेटमेंट दिए, वो तो क्लियरली लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा ही नहीं। तो जब भी ट्रूथ टेबल निकालेंगे तो रोज में दिक्कत नहीं होगी, नंबर ऑफ रोज जो है, ये जैसे आप बताइए इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए कितने रोज होने चाहिए, 4 रोज होंगे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है, हमें तो पता है 2 क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए कितने रोज रहेंगे, इसके लिए भी 4 ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को अच्छे से देखना है, क्योंकि आप एक ही ट्रूथ टेबल बना रहे हो दोनों के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न में आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक है P, दूसरा है Q, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको स्टेटमेंट पैटर्न में देखना है, क्या पहले स्टेटमेंट पैटर्न में P का निगेशन और Q का निगेशन निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत। आगे देखिए यहाँ पर सिर्फ P है, यहाँ पर निगेशन ऑफ Q है, तो आपको निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बनाना है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P का भी निगेशन दिया है, तो इसका भी एक कॉलम बना के रखेंगे, ठीक है। तो हमें P का भी निगेशन चाहिए और Q का भी निगेशन चाहिए, तो उसका एक कॉलम बना दिया। इससे क्या होता है, ट्रूथ टेबल बहुत स्मूथली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हो, मतलब ज्यादा हेडेक नहीं होगा। तो सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को अच्छे से देख लेना है, कितने स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो P एंड Q दोनों स्टेटमेंट लिए। फिर उसके बाद में क्या P का निगेशन का कॉलम की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल पड़ेगी, यहाँ पर निगेशन ऑफ P दिख रहा है, तो निगेशन ऑफ P का एक कॉलम बनाया, फिर निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बनाया, ठीक है। अब इतना ये बेसिक, ये नेसेसरी है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, P इफ एंड ओनली इफ Q का निगेशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसका कॉलम निकालना पड़ेगा, P इफ एंड ओनली, क्योंकि P इफ एंड ओनली इफ का कॉलम निकाले बगैर आप उसका निगेशन नहीं लिख सकते। तो P इफ एंड ओनली इफ का कॉलम आएगा और फिर इसके बाद में इसके निगेशन का कॉलम आएगा, P इफ एंड ओनली इफ का निगेशन, ठीक है। तो इसके यहाँ पर खत्म हो गया पहला वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ Q आपके पास ऑलरेडी है, P आपके पास ऑलरेडी है, तो P एंड निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बनेगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। फिर उसके बाद में Q आपके पास ऑलरेडी है, निगेशन ऑफ P आपके पास ऑलरेडी है, तो इन दोनों का कंजंक्शन दैट इज Q एंड निगेशन ऑफ P का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम नीचे की 2-4 एग्जांपल देखने वाले, तो ये ऊपर का हटा देता हूँ, मैं बस आपको बताने के लिए लिखा था, ठीक है। चलिए हमारे लिए 4 एग्जांपल्स काफी है, बहुत हो गए, वैसे तो एक एग्जांपल भी काफी होता है,
चलिए, तो हम लोगों ने P एंड निगेशन ऑफ Q निकाला, Q एंड निगेशन ऑफ P निकाला। अब इन दोनों का आपको डिस्जंक्शन लेना है, तो इन दोनों का एक कॉलम बनेगा। सो P एंड निगेशन ऑफ Q ये, और Q एंड निगेशन ऑफ P, Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है, ये आपने निकाला। अब रोज कितनी है हमारे पास? सो P एंड Q दो स्टेटमेंट से दोनों ट्रू हो सकते हैं, फिर TF, FT एंड FF, हमें ये सीक्वेंस पता है, ठीक है। आप रोज निकाल लेंगे, फिर ये सेकंड रो, या ये थर्ड रो, और ये है लास्ट। चलिए एक बार हमारे रूल्स के हिसाब से देखते हैं कि सही कॉलम बने हैं या नहीं, ठीक है ना। रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए रूल क्या कहता है, आपके कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है और कितने स्टेटमेंट्स है, उनका एडिशन जो भी आएगा उतने कॉलम्स आपके होने चाहिए ट्रूथ टेबल के अंदर। तो दोनों को मिला के कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद में आप लॉजिकल कनेक्टिव्स को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 लॉजिकल कनेक्टिव्स और दो स्टेटमेंट मिलकर 9 कॉलम होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो मैंने आपको इनिशियल बातें बताई है कि किस तरीके से आपको एक एक चीज को उठा के उसका कॉलम बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो आप चाहो तो ऊपर ट्रूथ टेबल को नंबर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको नीचे जब बोर्ड के अंदर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको कंक्लूजन लिखना है। सो कंक्लूजन लिखना है तो ऊपर आप लोग इस तरीके से एक और रो बना के ऊपर आप इन कॉलम्स को नंबर भी दे सकते हो। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो ये नंबरिंग क्यों दी है मैंने, रेफरेंस के लिए, जब मैं नीचे कंक्लूजन लिखूंगा, क्योंकि मुझे प्रूव करने के लिए बोला है। ये लॉजिकल स्टेटमेंट और ये लॉजिकल स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये मुझे प्रूव करने के लिए बोला है, इसलिए नंबरिंग देना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। नेगेशन ऑफ P निकालने का मतलब क्या है, जो भी P स्टेटमेंट है उसका निगेशन। तो हमें पता है निगेशन, सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है, अगर वो ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, और अगर वो फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू। तो P का निगेशन हम लोग लिख रहे हैं, P ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। Q का निगेशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। ये बन गए निगेशन। अब आगे बढ़ते हैं, P implies Q निकालना है, P implies Q। अब P implies Q निकालना है, कैसे निकालेंगे P implies Q, हमें तो पता है P implies Q के अंदर वैल्यू फॉल्स कब होती है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है। इस केस में इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता है, बाकी सारी सिचुएशन में ट्रू आता है, शुरुआत में जो चीजें बताई है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ P, ये क्या निकाल दिया, अच्छा ये P इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, तो फिर ये गलत हो गया। हमारे पास P इफ एंड ओनली इफ Q है, ठीक है, और फिर उसका निगेशन है। तो P इफ एंड ओनली इफ Q कैसे निकाला जाएगा, P इफ एंड ओनली इफ ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं, और ट्रू कब होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं, बाकी केस में ये फॉल्स होता है, ठीक है। सो ये P इफ एंड ओनली इफ Q निकाला। अब आपको इसका निगेशन निकालना है, इस वाले का आपको निगेशन। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका, इसके ये ट्रूथ वैल्यूज है, ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के ये ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज है। तो इसका जब निगेशन निकालना होगा, तो अगर इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। और अगर ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स। समझ रहे हो बात को। आगे अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बना कौन से दो स्टेटमेंट से है, इसके अंदर P एक स्टेटमेंट है और निगेशन ऑफ Q दूसरा स्टेटमेंट है। मतलब P एक स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ Q दूसरा स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, इन दोनों का आपको कराना है कंजंक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अभी आपको ये फर्स्ट और फोर्थ कॉलम के अंदर की एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए लिखना है। सो अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर अच्छे से लिखिए आप, P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, पहली पॉसिबिलिटी का है ट्रू, और फोर्थ कॉलम में निगेशन ऑफ Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा। अब एंड में तो आपको पता है कंजंक्शन में अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है, तो ये बन जाएगा फॉल्स। अब इसको हटा दो, आपको समझने के लिए मैंने लिखा था किस तरीके से इसकी ट्रूथ वैल्यू देंगे। देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है बेटा,
और इसका ट्रूथ वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू पर। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये बना है P से और निगेशन ऑफ Q से, इसलिए हम लोगों ने निगेशन ऑफ Q का कॉलम पहले से निकाला हुआ है और P का कॉलम हमारे पास है। तो इसका और इसका इनका कंजंक्शन होगा और उसके आउटपुट यहाँ पर आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ऐसे हाथ रख के देखना है ताकि इधर उधर ना चला जाए। आप P और निगेशन ऑफ Q का कर रहे हो, लेकिन कॉलम में देखते समय अगर नजर इधर उधर चलेगी तो आप इसको भी देख सकते हो, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए ये निगेशन ऑफ Q है और ये P, तो P एंड P दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो कंजंक्शन में कंपाउंड स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आएगा। FF है तो फॉल्स ही आएगा और FT है तो भी फॉल्स आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंजंक्शन है। नेक्स्ट Q एंड निगेशन ऑफ P। अब कॉलम कौन सा आएगा, Q और एंड निगेशन ऑफ P, ये दो कॉलम, तो इनका भी क्या करना है, कंजंक्शन लेना है। सो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, दोनों के बीच में क्या है, एंड है। और आपको पता है कि एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तभी जाके उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है मतलब फॉल्स, दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स ही होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट कॉलम की तरफ जाते हैं। अब लास्ट कॉलम में आपके पास एक स्टेटमेंट पैटर्न है, और इस स्टेटमेंट पैटर्न दो कंपाउंड स्टेटमेंट से बना हुआ है, जोड़ा गया है। तो ये आपके पास ये एक स्टेटमेंट है जिसका आपके पास ट्रूथ वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, निकाला हुआ है। इस स्टेटमेंट पैटर्न, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आपके पास है। अब इन दोनों को जोड़ा गया है और से, तो आपको इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू, देखो इसके 4 पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हो सकते हैं और इसके 4 पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हो सकते हैं। तो जब इसका ट्रूथ वैल्यू ये रहेगा तब इसका ट्रूथ वैल्यू ये है, तो इन दोनों का आपको करना है कंजंक्शन। और कंजंक्शन में आपको पता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगी, पूरे स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी। तो फिर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। अब आपको प्रूव करना था लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या प्रूव करना था आपको कि ये स्टेटमेंट पैटर्न का जो भी एंट्रीज आएगी और इस स्टेटमेंट पैटर्न की जो भी एंट्रीज आएगी वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं देखना है। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न की एंट्रीज कौन से कॉलम में दिख रही है आपको, कॉलम नंबर 6 के अंदर दिख रही है। ठीक है, कॉलम नंबर 6 क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट पैटर्न की एंट्रीज को दिखा रहा है, और कॉलम नंबर 9 जो कि सबसे लास्ट वाला है, ये कॉलम किस स्टेटमेंट पैटर्न की, इस स्टेटमेंट पैटर्न की एंट्रीज को होता है। अब आपको देखना है, देखो फर्स्ट रो में F है तो यहाँ पर भी F है, यहाँ पर T है तो यहाँ पर T है, यहाँ पर T है तो यहाँ पर T है, यहाँ पर F है तो यहाँ पर F है। इसका मतलब क्या, सीक्वेंशियली रिस्पेक्टिवली सबके एंट्रीज बराबर है। मतलब फर्स्ट रो में अगर इस वाले का फॉल्स है तो इसका भी फॉल्स ही होना चाहिए, इसका जो है वही यहाँ पर होनी चाहिए, तो बिल्कुल सेम है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, पहले तो आपका ट्रू टेबल सही आना चाहिए, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, नहीं यहाँ पर कंक्लूजन में लिखेंगे entries in column 6 and 9 are same, therefore given statement patterns are logically equivalent। और देखो यहाँ पर आपका आंसर सही है या गलत है आपको खुद को ही समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए बोला है। तो अगर मान लीजिए ऐसे होता है कि आपका इस स्टेटमेंट पैटर्न का जो भी ट्रूथ वैल्यूज आ रहे हैं वो अगर इस वाले के साथ में मैच नहीं होते तो समझ लेना आप लोगों ने कहीं पर गलती कर दी है, क्योंकि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करना है आपको, इसलिए दोनों का भी सेम आना चाहिए। ठीक है, और देखो बोर्ड के एग्जाम में तो वो लोग क्या देखेंगे कि आपके कॉलम की एंट्रीज क्या आई है, अगर ये यहाँ पर एक भी गलत हुआ तो फिर वो गलत कर देते हैं पूरा, उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत आसान टॉपिक है लेकिन गलतियां होने की बहुत चांसेस होती है, तो इसको बहुत अच्छे शांत माइंड से देखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए समझने वाले को एक एग्जांपल से भी अगर अच्छे से देखा है आपने तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसमें खेल जो है पूरा ट्रूथ टेबल निकालने का ही, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, लेकिन फिर से ट्रूथ टेबल कैसे निकाला जाता है इस क्वेश्चन में मैंने फिर से बताया है आपको। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट पैटर्न दिया था, तो उसी का हम लोग ट्रूथ टेबल निकालते थे।
अब यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल आएगा वो बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट पैटर्न 2 है, तो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम एक ही ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लिखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या दिया है, सॉरी मैंने पहले 10th लिया था ना, अब 9th लेता हूँ, नीचे से सॉल्व करें हम लोग। सो 9th, negation of P or Q or P or Q and R is logically equivalent to R। ये बेसिकली 3 स्टेटमेंट वाला है, ठीक है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 8 रोज आएगी, P Q R 3 स्टेटमेंट्स है, और कॉलम कितने बनेंगे वो भी देख लेते हैं। P Q R 3 स्टेटमेंट्स और कनेक्टिव्स कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कनेक्टिव्स है और 3 स्टेटमेंट्स है, तो 8 कॉलम आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए P Q R ये 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास। अब हमें इसका पता है कैसे होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर इसके बाद में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर लिखेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर लिखना है फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड लास्ट में आएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। सो कितने बन गए, 8 बन गए। अब बेटा कॉलम्स की बात करेंगे नेक्स्ट। अब सबसे पहले किसको आप करेंगे, तो यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट को पहले पकड़ना है। तो देखिए आपके पास चाहिए P और Q, ठीक है। सो P और Q आएगा आपके पास सबसे पहले, फिर इसके बाद में हमें P और Q निकालने के बाद इसका निगेशन भी चाहिए, तो नेक्स्ट कॉलम में आएगा इसका निगेशन। सो निगेशन ऑफ P और Q आप लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ P और Q, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब इसके बाद में आपको इसके साथ में फिर से यही चाहिए, तो ये ऑलरेडी है आपके पास में, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद में R भी आपके पास है, अब R के साथ में, हाँ ये है आपके पास, अब ये पूरा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि निगेशन ऑफ, ये क्या लिखा है मैंने, निगेशन ऑफ P और Q और P और Q, इस पूरे का आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। सो निगेशन ऑफ P और Q और P और Q, ठीक है। तो ये एक कॉलम बन गया। चलिए इसको हटा ही देता हूं मैं, बाद में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ी जगह ज्यादा ही लगती है। चलिए सो ये बन गया। अभी इस पूरे ब्रैकेट का आपको कंजंक्शन लेना है R के साथ में, तो लास्ट कॉलम बनेगा इसका, ठीक है। और जो सेकंड लॉजिकल स्टेटमेंट दिया है वो तो सिंगल स्टेटमेंट है, दैट इज R, ठीक है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इस लॉजिकल स्टेटमेंट के जो भी ट्रूथ वैल्यूज आ रहे हैं दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस सिंगल स्टेटमेंट। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निगेशन ऑफ P और Q और P और Q एंड R, ये लास्ट कॉलम है हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कॉलम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले P और Q ये दो स्टेटमेंट्स है, तो हमें पता है दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और आता है तो एक भी अगर ट्रू है तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रू ट्रू आता है। तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो यहाँ तो दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। फिर यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ पर एक ट्रू है तो ट्रू है, एक ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है फॉल्स आएगा, एक ट्रू है ट्रू आएगा, एक ट्रू है ट्रू आएगा। सो P और Q का वैल्यू हमें इस तरीके से मिला है। अब नेगेशन ऑफ P और Q,
तो ये जो आपने कॉलम बनाया है पी और क्यू, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के जो ऑल पॉसिबल ट्रू वैल्यूज लिखे हैं, तो इसको आपको निगेशन करना है। तो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स एंड ट्रू है तो फॉल्स। आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, आप निगेशन ऑफ पी और क्यू, इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट के साथ में डिसजंक्शन लेना है। तो ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट जोड़े गए हैं आपस में डिसजंक्शन से, और से जोड़े गए हैं। तो अगर और एंड आर से जोड़ा जाता है तो सीक्वेंस मायने नहीं रखता, मतलब आप पहले इसका ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब एफ और टी लिखो या फिर टी और एफ लिखो, है ना, क्योंकि और जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इम्प्लीकेशन में दिक्कत आ सकती है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आपको, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज ये है और ये कंपाउंड स्टेटमेंट पहले दिया हुआ है। तो अगर आप इसका ट्रूथ वैल्यू, जैसे कि ये है एफ और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पर इस डिसजंक्शन में ये इसका ट्रूथ वैल्यू पहले लिखना है और इसका बाद में लिखना है, तो उससे जो नतीजा मिलेगा वही नतीजा अगर आप इसका बाद में भी लिखते हो ट्रूथ वैल्यू, मतलब एफ और टी बोलने की जगह आप टी और एफ भी बोलते हो तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव होता है। तो कंजंक्शन और डिसजंक्शन ये दोनों भी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इम्प्लीकेशन में ऐसे नहीं होता। इम्प्लीकेशन में एफ इंप्लाइज टी एंड टी इंप्लाइज एफ का नतीजा बदल जाता है, आपको पता है, ये ट्रू होता है और ये फॉल्स होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन में आपको पता है अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आता है। तो टी और एफ में क्या मिलेगा आपको टी, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है। यहाँ पर भी आएगा टी 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 टी, अरे वाह सब टी आ गए। तो चलिए, तो इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इस पूरे बड़े ब्रैकेट को कंजंक्शन मतलब जोड़ना है किसके साथ में, आर के साथ में। तो आर वाला कॉलम आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस कॉलम के और इस कॉलम के ट्रूथ वैल्यूज को एंड से जोड़ना है। तो देखो क्या आता है, टी एंड टी क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, टी एंड टी। देखो इस वाले का ट्रूथ वैल्यू टी है और आर का ट्रूथ वैल्यू टी है। सो टी एंड टी का क्या आता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। फिर इसके बाद में एफ एंड टी, आप अगर ये नहीं लिखते हो बोर्ड में तो भी चलेगा, मतलब लिखना ही नहीं है। अगर ये ज्यादा स्पेस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख सकते हो। अगर दिमाग में कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है तो बाद में इसको रब कर सकते हो, और ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो एफ एंड टी कहाँ गया, हाँ, सो एफ एंड टी, एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। फिर इसके बाद में टी और ये टी, तो टी एंड टी आएगा टी, फिर टी 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 एंड टी, ये भी आएगा टी टी एंड एफ, ये बनेगा एफ। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। फिर है टी एंड टी, तो टी एंड टी क्या बनेगा, टी टी एंड एफ, टी एंड एफ आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंट एफ टी एंड एफ। तो टी एंड एफ क्या आएगा, दिस इज एफ। अब आपको देखना है कि ये आपका कॉलम नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 7 नंबर का कॉलम है आपका, और आर का कौन सा है, 3rd नंबर का कॉलम। तो एंट्रीज इन कॉलम 3 एंड 7 सेम है या नहीं। सो यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, टी है, टी है, एफ है, एफ है, टी है, टी, एफ 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 एफ। तो सारे के सारे सेम है। इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट पैटर्न, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न इस एक स्टेटमेंट से लॉजिकली इक्विवेलेंट है। समझ गए बात। तो ये आपने ट्रूथ टेबल से प्रूव किया है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। स्टेटमेंट पैटर्न का लॉजिकल इक्विवेलेंस ट्रूथ टेबल से भी दिखाया जा सकता है, और आगे जाके आप कुछ लॉज पढ़ेंगे जिसको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स कहेंगे या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। तो उसके अंदर आप लॉज पढ़ेंगे, जिस लॉज की हेल्प से भी आपको ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने को आना चाहिए। मतलब आप इसको अगर प्रूव करना है तो आप LHS लेके भी इसको प्रूव करा सकते हो, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं वो आगे आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का वेरिएशन है, तो ये आपको समझना है यहाँ पर। तो समझ में आई बात कैसे करना है।
तो कंक्लूजन में लिखना है कि एंट्रीज इन कॉलम 3 एंड 7 आर सेम एंड देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसी तरीके से बाकी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो और 2 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने पॉज किया था क्वेश्चन लिखने के लिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर के बाकी क्वेश्चन लेना सही नहीं समझा, क्योंकि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। 2 क्वेश्चंस लिए हैं, मुझे लगता है काफ़ी है। उससे पहले भी हम लोगों ने ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है देखा था, और अभी भी देखने वाले हैं। तो मैंने सोचा नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन लेने थे तो एग्जाम्पल 3 से ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 3 में भी आपको सेम चीज़ करनी है। पहले तो ट्रूथ टेबल निकालना है। बस पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ सिंपली हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना था। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना था, और दोनों के एंट्री सेम आते हैं कि नहीं वो देखने थे, तो उससे लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव हो रहा था। और अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल निकालेंगे और लास्ट कॉलम में एंट्रीज देखेंगे कि सारी ट्रू आते हैं या फॉल्स आती है या फिर मिक्स आती है। तो अगर सबकी सब ट्रू आए तो वो स्टेटमेंट पैटर्न कहलाएगा टोटोलॉजी, ये मैंने आपको बताया था। सारी की सारी फॉल्स आ जाएगी तो वो स्टेटमेंट पैटर्न कहलाएगा कॉन्ट्रडिक्शन या फिर फैलेसी। और अगर ट्रू और फॉल्स मिक्स आ गई तो फिर उसको कहा जाएगा कंटिजेंसी। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है बेटा कि एग्जामाइन whether each of the following statement patterns is a tautology or a contradiction or a contingency। तो आपको यही एग्जामाइन करना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न में कि वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कंटिजेंसी। अब अगर दिया गया स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसके अंदर के सारे लास्ट कॉलम के अंदर की सारी एंट्री जो है वो ट्रू आ रही है, ठीक है ना। कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो वो कैसे पहचानेंगे, अगर सारी की सारी फॉल्स है तो कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये समझ में आ गया आपको, तो अब सीधा हम लोग ट्रूथ टेबल निकालेंगे। कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं बेटा इसके अंदर, मैंने 10वां क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का, तो इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मतलब सारे रिलेशंस इसके अंदर आ रहे हैं। सो 1 2 3 स्टेटमेंट्स है, तो P Q एंड R ये 3 स्टेटमेंट्स आएंगे। चलिए, अब 3 स्टेटमेंट्स है तो 8 रोज आती है, आपको पता है, तो वो भी लिख लेते हैं। T T T फर्स्ट रो, फिर T T F सेकंड रो, फिर T F T थर्ड एंड F T T फोर्थ। उसके बाद में तीनों भी आएंगे F, फिर आएगा F F T, फिर आएगा F T F एंड सबसे लास्ट में आएगा T F F, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहला बड़ा ब्रैकेट ऑब्जर्व करिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर है P, तो P तो हमारे पास है। फिर हमें चाहिए, अच्छा अब यहाँ पर हाँ P Q R लिख लिया। आप देख रहे हैं निगेशन, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन है क्या, तो यहाँ पर निगेशन ऑफ Q दिख रहा है और किसी स्टेटमेंट का निगेशन है, तो निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बनता है। तो निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बनेगा। तो निगेशन ऑफ Q का कॉलम कैसे बनता है, Q का कॉलम दिख रहा है उससे निगेशन लिखना है। तो अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, सो इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ Q एंड R का डिस्जंक्शन निकालना है। सो निगेशन ऑफ Q आपके पास है, R भी आपके पास है, सो निगेशन ऑफ Q और R इसका एक कॉलम बनेगा। अब ये कॉलम बन रहा है यहाँ पर। अब इस कॉलम के अंदर क्या करना है आपको, निगेशन ऑफ Q और R, सो इन दोनों का, इन दो स्टेटमेंट्स का डिस्जंक्शन। अब आपको पता है दोनों में से एक भी अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट का ट्रू आएगा। सो ट्रू एंड F, ट्रू और F, ट्रू, यहाँ पर आएगा F, यहाँ पर आएगा ट्रू, यहाँ पर आएगा ट्रू, यहाँ पर आएगा ट्रू, यहाँ पर आएगा ट्रू, F एंड ट्रू, ठीक है। कहीं पर भी गड़बड़ हो गई तो पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाता है। फिर क्योंकि इसके अंदर बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नतीजा बताना है कि क्या टोटोलॉजी आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। तो मान लीजिए अगर सारे के सारे ट्रू आने वाले हैं और कहीं एक रो में आपने गड़बड़ कर दी और उसकी एक ही रो में अगर फॉल्स आ गया तो आप उसको कंटिजेंसी बोल देंगे, क्योंकि सारे के सारे ना तो ट्रू है ना तो सारे के सारे फॉल्स है।
तो गलत हो गया ना फिर आंसर। और क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक रो को आपने सही तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो निगेशन ऑफ क्यू और आर आपने निकाला है। अब ये और पी स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन है। सो पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू और आर आपको लिखना है। ठीक है, अब पी स्टेटमेंट कहां पर है? ये। अब यहां पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, तो इंप्लाइज इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, क्योंकि इंप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब समझते ना, P implies Q is not logically equivalent to Q implies P। ठीक है ना, तो ये इसके वजह से। लेकिन डिसजंक्शन और कंजंक्शन में P implies P and Q और is logically equivalent to Q and P, या फिर P और Q is logically equivalent to Q और P। तो ये सारी चीजें मैं आपको लॉज में बताने वाला हूँ, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में बताने वाला हूँ। अब हमें क्या करना है? P implies negation of Q और R। सो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। सो T ऐसे उंगली ही रखनी है उसके अंदर, ताकि हम लोगों की गलती ना हो जाए। ये स्टेटमेंट पैटर्न और ये स्टेटमेंट, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट और ये कंपाउंड स्टेटमेंट, इन दोनों को जोड़ा है इंप्लीकेशन से। तो पहले ये है और फिर ये है, तो देखो क्या है? T implies T, तो T होता है। T implies F होता है, ये हमें पता है। सिर्फ एक ही केस है इंप्लीकेशन के अंदर कि जहां पर ट्रूथ वैल्यू F आता है, और वो है T implies F। यहाँ पर T implies T, तो T ही आएगा। फिर है F implies T, तो F आएगा। फिर आएगा F implies T, तो वो भी F आएगा। F implies T आएगा F, फिर F implies F आएगा F। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं? फिर से गलती होगी बहुत बड़ी। T implies T, T आएगा, T implies F आएगा F। T implies T आएगा T, और F implies T आएगा T। फिर कहाँ गया? F implies T भी आएगा T, F implies T आएगा T, F implies F आएगा T, और T implies T आएगा T। ठीक है ना? चलो, होता है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, छोटा ब्रैकेट Q implies R, तो वो सबसे पहले आएगा Q implies R। तो चलिए इस ब्रैकेट के लिए ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे। Q implies P, सॉरी Q implies R है ये, तो Q implies R। अब Q implies R देखेंगे आप लोग, तो Q implies R, so Q implies R। T implies T, that is T। फिर T implies F क्या होता है? F। फिर F implies T क्या होगा? F implies T होगा T। T implies T, T। F implies F, T। F implies T, T। T implies F, F। and F implies F, F। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का P के साथ में इंप्लीकेशन लिखना है। सो P implies Q implies R। ठीक है, सो P implies Q implies R। सो दिस इज P implies Q implies R। सो P स्टेटमेंट पहले आएगा, फिर Q implies R आएगा, इनके बीच में इंप्लीकेशन है। सो T implies T आएगा T, फिर T implies F, T implies F आएगा। अच्छा, एक और हमें लिखना है, Q implies R। अच्छा, P implies Q implies R, T implies T आएगा T, T implies F आएगा F। सही है। T implies T आएगा T, फिर F implies T आएगा T, फिर F implies T आएगा T, फिर F implies T आएगा T, फिर आएगा F implies F, that is T, and T implies F आएगा F। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का हमें निगेशन लेना है। सो लास्ट में एक और कॉलम बनेगा, वो रहेगा निगेशन का। सो निगेशन ऑफ P implies Q implies R। सो इसका हमें लेना है निगेशन। ठीक है, इसका निगेशन क्या आएगा? अरे बाप रे, और एक ब्रैकेट बनाना है हमें, और एक कॉलम बनाना है, सॉरी, क्योंकि ये और ये कहाँ गया वो कॉलम? P implies ये वाला। सो ये कॉलम और जो एक और कॉलम बनेगा, उन दोनों का डबल इंप्लीकेशन लेना है। ठीक है ना? तो ये काफी बड़ा जा रहा है।
चलिए सबसे पहले इसका निगेशन लिख लेते हैं। सो एफ, टी का निगेशन एफ आएगा, एफ का टी आएगा, टी का एफ आएगा, टी का एफ आएगा, फिर टी का एफ आएगा, टी का एफ, टी का एफ एंड एफ का टी। ठीक है, समझ में आपको बात ये कैसे निकाले। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें ये और ये इन दोनों का डबल इंटीग्रेशन लेना है। सो ये तो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं ये बीच वाले दो कॉलम्स हटा देता हूँ और सीधा ये वाला कॉलम यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं एक कॉलम के लिए जगह बना सकूंगा। सो इन दो कॉलम्स को हटा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो मैंने फाइंड आउट किया था, निगेशन ऑफ P implies Q implies R, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। जो क्या आया था, F P आपका जो रहेगा, आप एग्जाम में जो करेंगे तो वो आगे, ठीक है ना। तो पेज की कई बार विड्थ जो होती है उसके ऊपर ये बैठता नहीं है, तो आपको उस हिसाब से कॉलम की विड्थ रखनी है। ऐसे अगर बहुत बड़ी बड़ी विड्थ रखेंगे तो काम मतलब आपको जगह ही नहीं मिलेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कॉलम बनाना पड़ेगा। मतलब पेज आपका आधा है, आधे पेज में ये बैठ गया, फिर नीचे आपको 2-3 कॉलम लेने पड़ेंगे। लेकिन उसमें फिर ट्रूथ वैल्यू निकालने में गलती हो सकती है। तो एक ही रो में रहेगा, एक ही पेज में सीधा सीधा रहेगा तो आप निकाल पाएंगे उसका, मतलब गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए ये कहाँ तक आया था, एफ, फिर ये एफ, यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर आएगा टी। तो इसको अब हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब लास्ट कॉलम कौन सा बन रहा है बेटा, तो लास्ट कॉलम के अंदर इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन लेना है। सो P implies negation of Q or R if and only if negation of P implies Q implies R। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, या फिर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। लेकिन एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स, फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स और ट्रू ट्रू ट्रू। तो आंसर सही है या गलत है? चलिए हमारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि इनके सारे एंट्रीज एफ आ रहे हैं, मेरी लास्ट में ट्रू आई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लास्ट कॉलम में मैंने गलती कर, लास्ट रो के अंदर मैंने गलती कर दी है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो ये दोनों ट्रू है तो दोनों का डबल इंप्लीकेशन ट्रू ही आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से एक मैंने गलत लिखा है, इन दोनों में से एक मैंने गलत लिखा। चलिए इसको चेक करते हैं पहले। तो मुझे P implies नेगेशन ऑफ Q और R करना था, तो एक ही रो हमें चेक करना है। नेगेशन ऑफ Q और R को सबसे पहले चेक करते हैं। पहले तो नेगेशन ऑफ Q को चेक करते हैं लास्ट रो में। सो नेगेशन ऑफ Q लास्ट रो में F का T सही है। अब नेगेशन ऑफ Q और R को चेक करते हैं। सो नेगेशन ऑफ Q और T और F क्या आएगा, T और F आएगा T, तो ये भी सही है। अब हमें P implies ये लिखना है, देखना है। सो P implies ये क्या आएगा, T implies T, ये तो T ही आएगा, तो इसके अंदर कोई खराबी नहीं है। अब चेक करते हैं इसको। तो पहले तो Q implies R को देख लेते हैं। सो Q implies R में लास्ट रो देखते हैं हम लोग, Q implies R, F implies F है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। सो Q implies R कहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा ही नहीं था। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, Q implies R का वैल्यू आ रहा है ट्रू, ठीक है ना। Q implies R का वैल्यू क्या आया था मेरा, F implies F, दैट इज ट्रू। अब हमें क्या चाहिए, P implies Q implies R। सो P का लास्ट कॉलम क्या है, T, और ये भी है T। सो हमें निकालना था P implies Q implies R, तो P का लास्ट है T और ये आया था हमारा T। सो T implies T आएगा T, ठीक है। अब मुझे इसका निगेशन चाहिए, तो इसका निगेशन बनेगा F, तो इसका लास्ट कॉलम आएगा F। यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है, तो ये F आना चाहिए। सो T डबल इंप्लीकेशन F आएगा F। तो इस तरीके से इस इतने बड़े स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर आपके लास्ट कॉलम की जो एंट्री है वो सारी की सारी फॉल्स आ रही है। देयरफॉर आप कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन का दूसरा नाम क्या है, फैलेसी, या फिर डबल LACY, फैलेसी। टाइम एक बार देख लेता हूँ, अरे अब तो काफी टाइम है हमारे पास। सो इस तरीके से बेटा टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन का एग्जांपल हमने देखा है। अब तक के मेरे ख्याल से ट्रुथ टेबल के अंदर ये सबसे बड़ा ट्रुथ टेबल होगा, है ना।
तो मैं इसी के खोज में था कि इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल आपको करवा के बता दूं ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग खुद कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं इसी के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन का एग्जाम्पल हो गया, मैं एक टोटोलॉजी का लेता हूँ, सारी एंट्रीज ट्रू आएगी, ठीक है ना। सो उसके लिए स्टेटमेंट पैटर्न लेंगे हम लोग, थोड़ा सा अच्छा वाला लेते हैं, बड़ा वाला। सो P implies Q एंड निगेशन ऑफ Q स्टेटमेंट पैटर्न है। कितने नंबर का एग्जांपल है ये? 5th नंबर का एग्जांपल है। P implies Q एंड निगेशन ऑफ Q और इसको ब्रैकेट दिया हुआ है दिस implies negation P, ठीक है। तो चलिए इस ट्रूथ टेबल पे काम हो चुका है। देखिए एक बार आप ट्रूथ टेबल अगर ढंग से देखेंगे ना कैसे निकाला गया है, तो बाद में आप खुद सारे के सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और एक बार इसके एग्जांपल सॉल्व किए तो फिर ये जन्म भर आदमी भूलता नहीं, मतलब बहुत साल तक नहीं भूलता। ये लॉजिक का ये खास है कि लॉजिक के एक बार आपने एग्जांपल सॉल्व किए तो इसको ज्यादा रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ता है ना, कम से कम इस टाइप के एग्जांपल के ट्रूथ टेबल वाले के। अब हमें बताना है ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने स्टेटमेंट्स है इसके अंदर, 2 स्टेटमेंट्स है, तो P एंड Q, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट्स है इसके अंदर। सो 2 स्टेटमेंट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, कितने रोज आते हैं, ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब इसके बाद निगेशन का सीन देखिए, तो P का भी निगेशन लेना है और Q का भी। सो निगेशन ऑफ P का एक कॉलम आएगा और निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम आएगा, ठीक है। चलिए सो निगेशन ऑफ P का कॉलम कैसे आएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। निगेशन ऑफ Q क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब निगेशन ऑफ Q है आपके पास। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, P implies Q निकालना पड़ेगा। सो P implies Q हम लोग निकालेंगे। अब P implies Q कैसे निकल जाता है आपको पता है, ये तो स्टैंडर्ड है। P implies T आएगा T implies F आएगा F implies T आएगा T और F implies T आएगा T। अब P implies T निकल गया है तो इसका आप कंजंक्शन लेने वाले हो निगेशन ऑफ Q के साथ। ऑलरेडी आपके पास निगेशन ऑफ Q का कॉलम है। सो P implies Q एंड निगेशन ऑफ Q आपको फाइंड आउट करना है। सो P implies Q एंड निगेशन ऑफ Q हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब P implies Q एंड निगेशन ऑफ Q हम लोग निकाल रहे हैं। P implies Q है एंड निगेशन ऑफ Q। सो हमें पता है एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो T एंड F फॉल्स, T एंड F फॉल्स, F एंड T फॉल्स एंड T एंड T ये ट्रू आएगा। अब क्या करना है आगे, ये जो भी आया है इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है नेगेशन ऑफ P के साथ में। सो ये नेगेशन ऑफ P है तो लास्ट कॉलम हमारा बनेगा, पहले कौन है, P implies Q एंड नेगेशन ऑफ Q, दिस implies नेगेशन ऑफ P, ठीक है। सो नेगेशन ऑफ P के साथ में सो इसके अंदर की एंट्रीज पहले आएंगी और फिर नेगेशन ऑफ P की एंट्रीज आएगी। सो F implies F रहेगा ट्रू, F implies F आएगा ट्रू, F implies T आएगा T एंड T implies T आएगा T। सो सारी की सारी एंट्रीज क्या आ रही है आपकी, ट्रू आ रही है। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा टोटोलॉजी, समझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 खत्म किया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, वो आप एज अ होमवर्क सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सेम है बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब सिर्फ अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हुए रहेंगे, लेकिन ट्रूथ टेबल निकालने का तरीका तो सेम ही है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करें, हर क्वेश्चन के अंदर 8-8, 10-10 एग्जाम्पल दें। मेरे ख्याल से हाँ 10 मतलब टोटल 30 एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। तो हर क्वेश्चन के अंदर 10 स्टेटमेंट पैटर्न दे रखे हैं, तो मतलब 30 एग्जाम्पल्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीन्यूअसी। तो इससे आप लोग ट्रूथ टेबल निकालने में माहिर हो जाओगे और ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ठीक है। और इससे पहले जो भी हमने देखा था इसके पहले के एक्सरसाइज में, तो वो इसी में कवर हो जाता है, ठीक है ना। ट्रूथ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है एक स्टेटमेंट का, देखो शुरुआत हमने की थी स्टेटमेंट से और स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू से।
तो स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू होता है उस स्टेटमेंट का, एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू और कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू में डिफरेंस है, ये बेसिकली समझाया जाता है यहाँ पर। एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है और जब कंपाउंड स्टेटमेंट आता है तो उसके ट्रूथ वैल्यू के लिए आपको सोचना पड़ता है उसकी सारी पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है तो उसका ट्रूथ वैल्यू उसके कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपाउंड स्टेटमेंट को भी आगे लेके बनाया एक स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट्स ज़्यादा लॉजिकल कनेक्टिव, तो ऐसे का फिर ट्रूथ वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इसमें ही उन्होंने फिर स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकल इक्विवेलेंस, दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंस कैसे रहेंगे, इक्वल कैसे रहेंगे, फिर टोटोलॉजी का मतलब क्या, मतलब ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, तो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो फिर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना इस एक्सरसाइज का, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड एग्जाम में। अब इसके बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जो है क्वांटिफायर का। सो आप लोगों ने क्वांटिफायर सुने हैं, आप लोगों ने फॉर ऑल ये सिंबल सेट थ्योरी में आप लोगों ने देखा होगा, ये फॉर ऑल वाला सिंबल, और एक सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट। सो ये दोनों जो है ये दोनों क्वांटिफायर्स है, और क्वांटिफायर्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका मतलब क्या होता है ये हम सीखेंगे। तो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर, ये हम लोग देखेंगे। और फिर ओपन स्टेटमेंट को क्वांटिफायर की हेल्प से, ओपन सेंटेंस को क्वांटिफायर की हेल्प से जब आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हो तो उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहा जाता है। तो क्वांटिफायर का मतलब, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, और फिर निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब तक हमने निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट देखा था, एक स्टेटमेंट का निगेशन कैसे बनाते हैं हम, इट इज नॉट ट्रू दैट पहले लगा के, या फिर इट इज फॉल्स दैट, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगाया या फिर नॉट हटा दिया। तो एक स्टेटमेंट का निगेशन लिखना आसान है, लेकिन देखो यहाँ पर भी हमने लिखा है P एक स्टेटमेंट है, इसका निगेशन कैसे लिखा, जस्ट ट्रू को फॉल्स किया, फॉल्स को ट्रू किया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि भैया P इंप्लाइज Q का निगेशन लिख के बताइए, तो हो जाएगी गड़बड़, ये तो हमें पता ही नहीं, तो ये अब हमें सीखना है। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमें सीखना है, इसलिए नेक्स्ट जो आएगा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जिसके ऊपर ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द न्यू कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए गुड बाय।